हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्नू इन्फो। तो आज जो है मैं लेके आई हूँ MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि किस पे बेस्ड है 2024 पे। जो जून 2024 का PYQ था ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं विथ आंसर्स बाय लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम है। एज यू कैन सी, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा आपको 2024 का देखने को मिलेगा। अभी हम देखो दोनों क्वेश्चन में एनालाइज करते हैं। ओके वेट, जैसे कि ये देखो आप, ये है जून 2024 का इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन निकाला क्वेश्चन पेपर, जो कि MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास का, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच प्रकृति और उसके संबंध के बारे में पूछा, ठीक है। और मैं आपको उसका आंसर दिखाती हूँ। ये रहा सेम एज इट इज़ क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध, ठीक है। ऐसे ही जो है इसका सेकंड क्वेश्चन देखोगे आप। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसकी स्थापना, क्रमिक विकास और आर्थिक विकास के बारे में पूछा गया है। एज इट इज़ सेम क्वेश्चन जो है जून 2024 में आया हुआ है। दिखाती हूँ वेट, ये देखिए, ये इंग्लिश मीडियम में है। ब्रीफली एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। ऐसे ही जो है सेम हिंदी में भी आपको दिखा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन नंबर, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना व क्रमिक विकास। ऐसे ही जो है ना सारे क्वेश्चन जो आए हैं MPS 003 के प्रीवियस ईयर में 2024 सेशन में, जून 2024 सेशन का जो है सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर्स के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड अदर थिंग कि जो MPS के यूनिट वाइज क्वेश्चंस है ना, मैंने वो भी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल ओवर यूनिट को मिला के 1 to 12 सारी यूनिट को मिला के भी जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। PYQs भी अपलोड किए हैं 2015 से लेकर ना 2024 तक के सारे PYQ अपलोड है मेरे चैनल पे, वो भी देख सकते हो आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स बाय लैंग्वेज में, ये सब जो है मेरे चैनल पे अपडेट है, ठीक है। जो मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ ना, जून 2024 PYQ के क्वेश्चन आंसर डिस्कस, तो इसका जो है ना ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड हो चुका है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे पार्ट है। और अब तक के जो पार्ट 3 है उसमें हमने सेक्शन 1 को कवर कर लिया है। सेक्शन 1 में जो है 5 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चन होते हैं। हालांकि दोनों सेक्शन में से मिला के 5 करना होता है और ईच सेक्शन में से हमें 2 कंपल्सरी होता है, ओके। तो अब तक जो है हम ये सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो है हम सेक्शन सेकंड पे पहुँचेंगे, ओके। सो 5th क्वेश्चन हो गया एंड नाउ इट्स टर्न टू 6। सो ये रहा हमारा सेक्शन 2, विच इज़ फर्स्ट क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन, मतलब उसमें जो है ना 250 वर्ड्स में जो है हमें शॉर्ट नोट लिखने हैं। राइट एंड शॉर्ट नोट इन 250 वर्ड्स लिमिट। इंग्लिश में ये लाइन लिखना भूल के, इसलिए हिंदी इंग्लिश में बता रही हूँ। सो बस फर्स्ट पार्ट जो है ना 6 क्वेश्चन में जो है ना 2 पार्ट है, तो एक 10 मार्क्स का है, एक 10 मार्क्स का है। अगर आप एक करोगे ना तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको दोनों के मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, ओके। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमसे पूछा गया कि भारत में विकास के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण बताइए। तो अब हम बताएंगे इसका आंसर। भारत में विकास के लिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो दृष्टिकोण है, अब हम वो डिस्कस करेंगे, ओके। अपने आंसर्स को हमेशा इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करें, ठीक है। तो विकास की जो प्रक्रिया है केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्थागत कारणों से भी गहराई से जुड़ी होती है। मतलब जो विकास होता है ना, उसका मतलब ये नहीं कि हमें अपना सिर्फ इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना है, नहीं, हमें अपना सोशली, पॉलिटिकली, हर तरीके से डेवलपमेंट करना है। सोशली कैसे कि मतलब जितने भी समाज में लोग हैं सबके साथ सोशल जस्टिस हो। पॉलिटिकल मतलब सब जो पॉलिटिक्स है उसमें ना सारे समुदायों, सभी जाति वर्गों का जो है उसमें पहुँच हो, मतलब वो इलेक्शन में खड़े हो सके वगैरह। और संस्थागत मतलब कि सारे जो भी बॉडीज़ वगैरह होते हैं ना, लाइक IPS IAS वगैरह, इन सब में जो है सभी जातियों का जो है इन्वॉल्वमेंट हो। बेसिकली ये चीज़ें होती है, ठीक है। India's development is not just an outcome of market force on economic planning, but deeply embedded in political institutions, है ना, power dynamics and governance mechanism that shape पॉलिसी आउटकम। तो ये था कि क्या हम करते हैं विकास में, हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसका दृष्टिकोण इस बात को समझने की कोशिश करता है कि राजनीतिक शक्ति संरचनाएं, नीतियाँ और संस्थागत व्यवस्थाएं विकास को कैसे प्रभावित करेगी। मतलब विकास तो हमने बताया कि विकास में जो है हम ये सारी चीज़ों को ऐड करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है वो पर्सपेक्टिव हमें क्या बताता है, वो हमें ये बात समझने में मदद करता है कि जो राजनीतिक शक्तियाँ वगैरह, जितनी बॉडीज़ वगैरह, जो भी कानून बन रहे हैं,
जो भी संस्थागत व्यवस्थाएं वगैरह है वो इस विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, हम वो पढ़ेंगे इसमें। Hence, the political economy approach offer a holistic view of development in India। तो अब जो है हम बताएंगे कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मतलब होता क्या है। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। राजनीतिक व्यवस्था का अर्थव्यवस्था वह दृष्टिकोण है जिसमें राजनीतिक निर्णय, सरकारी नीतियाँ, सामाजिक वर्गों के हित और संस्थागत व्यवस्थाओं को आर्थिक विकास के साथ जोड़ा जाता है। बेसिकली जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, अप्रोच है, इसमें हम क्या करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो नीतियाँ वगैरह हो, चाहे वो किसी स्पेशली कम्युनिटी के लिए कोई भी कानून बनाया गया हो या उसके हित के लिए जो चीज़ है, या फिर जितनी भी चीज़ें ना, हम उन सबको किससे जोड़ते हैं, विकास से जोड़कर देखते हैं। किससे? पॉलिटिकल उससे डेवलपमेंट से। ओके, ये दृष्टिकोण मानता है कि आर्थिक नीतियाँ केवल तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक प्राथमिकताओं का परिणाम है। मतलब जो ये नीति है ना, कौन सी अवधारणा, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है ये बताती है कि जो हमारी आर्थिक नीतियाँ है, जो हमारी फाइनेंशियल रूल्स वगैरह है, वो सिर्फ क्या होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए कि आप उसको क्या कहते हैं, तकनीकी कनेक्टेड करो, नहीं, बल्कि उसमें क्या होना चाहिए कि राजनीतिक प्राथमिकताओं का परिणाम होना चाहिए। This approach view economic policies not as neutral but as the result of political choices and contextual। भारत में जो है ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो है उसकी विशेषता क्या है पॉलिटिकल इकोनॉमी की, तो अब हम वो बताएंगे। राज्य में जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी की क्या मतलब है, क्या रोल है, वो बताएंगे हम। कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने राज्यों को एक कल्याणकारी एजेंसी के रूप में देखा गया है जब विकास को नियंत्रित और संचालित करती है। मतलब जो हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे ना, तो उसके बाद राज्य क्या होता है, स्टेट मतलब इंडिया है ना, हमने उसको एक कल्याणकारी एजेंसी माना कि कल्याणकारी एजेंसी क्या होती है कि सभी के हित में ऐसे कानून बनाती है जिससे सभी का हित हो, सभी का सर्वस्व विकास हो। तो हम ऐसी ही कल्याणकारी एजेंसी के रूप में देखा गया कि क्या करें, हम विकास को नियंत्रित करें और संचालित करें जिससे सबका विकास हो सके। पोस्ट इंडिपेंडेंस द इंडियन स्टेट प्लेड अ सेंट्रल रोल इन डायरेक्टिंग डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग एंड पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस। सेकंड क्या किया हमने योजना आधारित विकास किया। मतलब कि हमने क्या बनाया, हमने प्लान करके डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। उसमें क्या आते हैं, हमने पंचवर्षीय योजना बनाई जिसमें कि क्या होता है 5 ईयर्स के लिए जो है हम गोल या एम सेट कर लेते हैं कि अब हमें जो है आने वाले 5 सालों में हमें ये गोल ये एम जो है हासिल करना है। और उसमें जैसे कि होता है ना, हम फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था उसमें हमने क्या किया था, कृषि पे ज़्यादा फोकस किया था। सेकंड पे क्या किया था, उद्योग पे किया था। ऐसे करके जो है हमने हर अलग अलग मॉडल को अपनाया, हेरोल्ड मॉडल वगैरह जितने भी मॉडल्स हैं ना, हेरिडोटस मॉडल, इन सब पे क्या किया हमने 5 ईयर प्लान मतलब योजनाएं बनाई प्लान डेवलपमेंट करने के लिए। और धीरे धीरे जो है सभी क्षेत्रों को संतुलित विकास के लिए प्रायोरिटी में रखा। मतलब हमने एक साथ से सबका विकास तो नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जो है हमने सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा, सभी जो भी सेक्टर्स है सबको इंटरवेंशन किया, आपस में जोड़कर बढ़ाने की कोशिश की। अब जो शक्ति है वर्ग का प्रभाव है, मतलब क्लास एंड पावर डायनामिक, इसमें हम बताएंगे कि जो नीतियाँ बनती है ना उसमें प्रभुत्वशाली वर्गों का क्या होता है, प्रभाव रहता है। मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट नीति बना रही है तो ज़्यादातर वो नीति गवर्नमेंट किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, ज़मींदारों को या फिर ब्यूरोक्रेसी को लेकर बनाती है ध्यान में। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये लोग हैवी टैक्सेस देते हैं जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा उनकी तरफ झुकना पड़ता है। और इस वजह से क्या होता है कि समाज में क्या होता है, असमान विकास की प्रवृत्तियाँ उभरती है। मतलब इक्वल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ कि जो भी नीति बनती है वो कुछ प्रभावशाली वर्गों को ध्यान में रखकर बनती है, उनके हित को ध्यान में रखकर बनता है। Policies were often shaped by the elite classes, leading to unequal benefits and regional disparities। साथ ही साथ क्या होता है, समय समय पर जो है सामाजिक आंदोलन और जन भागीदारी देखने को मिलता है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का जो दृष्टिकोण है वो क्या करता है, जनता की भागीदारी, विरोध को, आंदोलन को और सत्ता के विकेंद्रीकरण को भी विकास का महत्वपूर्ण घटक मानता है। मतलब जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसका जो दृष्टिकोण है वो मानता है कि जब जनता सत्ता में भागीदारी करेगी, अब मतलब पार्टिसिपेशन करेगी, कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ विरोध आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी, और जब सत्ता की शक्तियाँ है, जो भी शक्तियाँ वगैरह है वो एक हाथ में ना लेकर अलग अलग हाथों में बांट दी जाएगी, तो क्या होगा, जो विकास है वो ऑटोमेटिकली होगा। किसी एक के हाथ में शक्ति नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है तानाशाह सरकार बन सकती है।
These approaches recognize grassroots mobilization, public protest, and democratic decentralization as key to inclusive development. Okay. तो अब जो हम बताएंगे कि जो ये सामाजिक अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, इससे जुड़े हुए विकास के कौन से मुद्दे जुड़े हुए हैं। तो क्षेत्रीय असंतुलन मतलब रीजनल इनबैलेंस बना रहता है। कैसे? राजनीतिक प्राथमिकताओं के कारण क्या होता है कि कुछ जो राज्य क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा निवेश किया जाता है तो कृषि में नहीं किया जाता, जिससे क्या होता है असमान विकास होता है। ड्यू टू पॉलिटिकल चॉइस सर्टेन स्टेट्स रिसीव्ड डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन एंड फंड्स। लाइक आप देखोगे कि कभी कभी क्या होता है बिहार या यूपी वगैरह को देखो गवर्नमेंट ज़्यादा फंड दे देती है या फिर साउथ साइड को ज़्यादा फंड नहीं मिलता, तो इस तरीके से देख सकते हो आपकी थोड़ा सा डेवलपमेंट का फ़र्क पड़ता है। इसी तरह जो है गरीबी और असमानता मतलब पॉवर्टी एंड इक्वालिटी के चक्कर में भी जो है राजनीतिक अर्थव्यवस्था को एक अच्छा सुदृढ़ ढांचा नहीं मिल पाता। विकास की नीतियों में समग्र नीतियाँ जो है सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे तो क्या होगा, लोग अलग अलग बिखरेंगे, नॉर्मल सी बात है। उदारीकरण और नव उदारीकरण हुआ 1900 के बाद क्या हुआ, हमने जो है अपनी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में थोड़े चेंजेस किए। हमने एलपीजी अपनाया। एलपीजी के कारण से क्या हुआ, एलपीजी से क्या हुआ, जो स्टेट है उसकी भूमिका कम रहेगी, क्योंकि क्या हुआ प्राइवेटाइजेशन हो गया कंपनियों का और लिबरलाइजेशन हुआ, जिसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर में या फिर मार्केट में इंटरफेयर नहीं कर सकती। और क्या हुआ प्राइवेटाइजेशन इतना बढ़ गया कि जो धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है उसकी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा घट गई मार्केट या फिर स्टेट में। आफ्टर 1991 द पॉलिटिकल इकोनॉमी शिफ्टेड टुवर्ड्स मार्केट ड्राइवन रिफॉर्म्स रिड्यूसिंग द रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट। इसी तरीके से जो है इमर्जिंग ट्रेंड्स लाइक क्या होता है कि आज भारत में हम देखते हैं कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो है वो डिजिटल विकास, सामाजिक न्याय की मांग और केंद्र संबंधों के बीच में प्रभावित हो रही है। मतलब जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है ना वो हम हर चीज़ में लेके चल रहे हैं। हम चाहते हैं डिजिटल विकास हो, सामाजिक न्याय की मांग करते हैं हम, और जो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है ना उसको भी हम चाहते हैं कि दोनों बैलेंस लेके काम करें, ताकि केंद्र के साथ साथ राज्य की सरकार को भी मतलब वो फ़ायदा हो, राज्य सरकार भी जो है राज्य के बारे में और राज्य के हित में नीतियाँ बनाएं। Today, development is shaped by digitalizing vertical dynamics and increasing civil society pressure. सो हम कंक्लूजन में बताएंगे कि जो भारत में राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसका दृष्टिकोण ये स्पष्ट करता है कि विकास केवल आर्थिक नीति से विषय नहीं जुड़ा, बल्कि जो है ये राजनीति, समाज और संस्थागत ढांचे से जुड़ा है। बेसिकली जो राजनीतिक अवस्था है वो हमें ये बताता है कि विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो जाओ, नहीं, हमें ना हर चीज़ में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो पॉलिटिकली हो, या वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डायनेमिक्स में से रिलेटेड हो। The political economy approach in India shows that development is not just economic planning, but a complex interaction of political power, social interest, and institutional dynamics. इसलिए जो है एक समावेशी और न्याय संगत विकास के लिए क्या करना चाहिए कि केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक सुधार भी करने चाहिए। अगर हम लोगों को एक ऐसा डेवलपमेंट, हमें ऐसा वो करना है कि न्याय संगत मतलब समाज में सभी वर्गों के साथ न्याय हो, जस्टिस मिले, और समावेशी मतलब सभी वर्गों, धर्मों का, जातियों का जो है इनरोलमेंट हो। और अगर हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें जो है सिर्फ इकोनॉमिकली चीज़ें आगे नहीं बढ़ानी, बल्कि जो है हमें राजनीतिक सुधार मतलब पॉलिटिक्स में भी जो है अन्य वर्गों की पहुँच होनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो सेकंड पार्ट था कि भारत में लिंग और विकास बताइए। तो हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो भारत में विकास की प्रक्रिया है उसको जब लिंग के परिप्रेक्ष्य में मतलब लिंग से रिलेटेड करके देखा जाता है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि महिलाओं और अन्य लिंग समूहों को लंबे समय तक विकास की मुख्य धारा से वंचित रखा गया है। मतलब कि जब भी हम भारत के विकास के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम विकास को जेंडर से कनेक्ट करके पढ़े ना तो हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि जो समाज है उसमें महिला या फिर जो अन्य लिंग है, जैसे मान लो एक फीमेल होता है, एक मेल होता है, उसके अलावा ट्रांसजेंडर होता है ना, LGBTQS+, तो ऐसे पुरुष को छोड़ के अदर्स जो भी लिंग के लोग हैं ना उन लोगों को ना बहुत समय तक ना क्या हुआ, विकास मतलब डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा दूर रखा गया। उन लोगों को ना तो किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन का राइट था, ना आगे बढ़ने का राइट था, ना एजुकेशन का राइट था। तो ये सारी चीज़ें थी, उनके साथ क्या हुआ, भेदभाव की स्थिति हुई।
When we analyze development from a gender perspective, it reveals deep-rooted disparities in access to resources, education, employment, and decision-making for women and gender minorities in India. और लिंग और विकास का जो विमर्श है वो इस तरह का इशारा करता है कि विकास प्रक्रिया को केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण के साथ भी देखना चाहिए। बेसिकली जो लिंग है और विकास है, अगर हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि विकास जो है हमें सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं करना, वही बातें जो हमने ऊपर करी है, विकास हमें इस तरीके से करना है कि समाज में न्याय की स्थापना हो, सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या फिर इंस्टीट्यूशनली हो। The discourse on gender and development calls for a right-based, inclusive and participatory approaches. भारत में जो है लिंग और असमानता की क्या स्थिति है, लिंग में जो है मतलब जो जेंडर है उसमें क्या इनइक्वालिटीज़ हैं वो बताएंगे। कैसे शिक्षा में असमानता मिलती है लिंग के आधार पर, एजुकेशनल डिस्पैरिटी, कैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में है आज भी हम देखते हैं कि जो लड़की है उनकी साक्षरता स्तर लड़कों से कम है। क्यों? क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर जो है अपने बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते, ये सोचकर कि बेटियों को तो दूसरे घर जाना है, कल तो उनका ब्याह ही करना है, ब्याह में तो उनका वैसे भी खर्चा आएगा तो पढ़ाने का खर्चा क्यों उठाए। या फिर उनकी ये भी मेंटलिटी होती है कि अगर बेटी को ज़्यादा पढ़ा दिया तो पढ़ा लिखा लड़का इतना नहीं मिलेगा, या फिर ज़्यादा बेटी को छूट दे दी तो फिर हमारे पे समाज उंगली उठाएगा। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए क्या होता है कि लड़कों के मुकाबले जो है लड़कियों की साक्षरता दर कम होती है। द फीमेल लिटरेसी रेट स्पेशली इन रूरल एरियाज कंटिन्यूज टू लैग बिहाइंड दैट ऑफ मेल्स। अब हम देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं में भी जो है उनके साथ कैसे इनइक्वालिटी होती है। हम देखते हैं कि क्या होता है, आज भी देखोगे अगर आप गाँव के शहरों में तो क्या होता है कि एक ही घर में रहने के बाद भी बेटे को दूध दही सब चीज़ें मिलती है, लेकिन बेटी को सिर्फ ऐसी चीज़ें मिलती है जिससे वो सिर्फ जीवित रह सके। उसको सिर्फ खाने लायक चीज़ें मिलती है, जीवित रहने लायक। उनको पोषण से रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलती है। दूध दही मक्खन बादाम काजू ये सारी चीज़ें जो है मोस्टली जो है सिर्फ बेटों को दिया जाता है, बेटियों को इन सारी चीज़ों से दूर रखा जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि कई बार जो गर्ल्स है वो कुपोषण का शिकार हो जाती है, या फिर जब किसी को बेटी पैदा हो जाती है तो वह दुखी हो जाता है, या वो बेटी का ठीक ढंग से ध्यान नहीं रखते जितना वो अदर का ध्यान रखते हैं। तो फिर क्या होता है कि मृत्यु दर बढ़ती है। अब चाहे वो माँ का मृत्यु दर बढ़े या फिर बेटी का। माँ का कैसे बढ़ेगा कि जब एक माँ है वो है तो महिलाई, और समय टू समय क्या होता है महिलाओं को तो वैसे भी शोषण ही होता जाता है, चाहे वो किसी फिजिकल तरीके से हो या इमोशनली तरीके से हो या मेंटली तरीके से, जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो है वो मृत्यु के मुंह में पहुंचती है। ऐसे ही देखोगे कि स्वास्थ्य सेवाओं में जो है महिलाओं की पहुंच बहुत ज़्यादा सीमित है, बहुत ज़्यादा कम है। कई बार लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता कि आगे जाके उनके ड्रीम्स बड़े होते तो वो फुलफिल कैसे करेंगे। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, अनीमिया एंड पुअर एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर रिफ्लेक्ट जेंडर डिस्पैरिटीज इन हेल्थ। ऐसे हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में जो है वुमेंस के साथ या अदर कम्युनिटीज़ के साथ कैसे इनइक्वालिटी होता है। औपचारिक क्षेत्र में होता है, क्या होता है कि महिलाओं की भागदौड़ी बहुत कम हो दिखती है और अधिकतर असंगठित क्षेत्र में होता है। मतलब आप देखोगे जो MCD या वो होते हैं MNC मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसी कंपनियों में जो देखोगे ना आप वुमेंस बहुत कम काम करती है, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा मौका नहीं मिलता या फिर उनके टाइमिंग आवर्स के वजह से जो है फैमिली एग्री नहीं करती। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र है जैसे कि लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट के किसी शॉप में आप बिलिंग का काम कर लो, अकाउंटिंग का काम कर लो, तो ऐसे क्षेत्र में जो है ना वो महिलाओं कार्य करती है। या फिर आप कह सकते हो कि कॉल सेंटर में भी जो है कई महिलाएं मजबूरी में काम करती है। असंगठित क्षेत्र ऐसा होता है जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ना हो और उनके टाइमिंग सैलरी ये सारे जो है ना औपचारिक क्षेत्र से अलग होते हैं। इनकी जो टाइमिंग सैलरी है ये अनडिफाइंड होती है, लिमिटेड होती है, जबकि जो औपचारिक क्षेत्र है उनकी सारी चीज़ें उनको DA HRA सैलरी पेरोल सिस्टम पर मिलता है। Women are underrepresented in the formal economy and often relegated to low-paying informal jobs. ऐसे जो है हम राजनीति में भी देखेंगे तो जो महिलाएं है उसके बहुत ज़्यादा कम पार्टिसिपेशन होता है। क्यों? वैसे तो आजकल देखोगे आप तो पंचायत में जो है महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल गया है, लेकिन फिर भी आज भी हम देखते हैं कि जो महिला पंचायत है या फिर पॉलिटिक्स लाइक लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, तो उसमें जो है महिलाओं का एनरोलमेंट बहुत कम होता है। विधानसभा में देखोगे या संसद में देखोगे तो महिलाएँ बहुत कम भागीदार रहती हैं, क्योंकि महिलाओं को सिर्फ केवल घर तक ही सीमित रखा गया है। Despite reservation at the panchayat level, women are still underrepresented in legislature.
ऐसे ही हम जो है, अब हमने तो बता दिया कि किस तरीके से जो है लिंग के आधार पर विकास के बीच में जो है बाधाएं आती है, किस तरीके से जो है जाति मतलब एक तरीके से लिंग के आधार पर जो है किस तरीके से कुछ लिंग को पीछे छोड़ दिया गया है, उनके विकास किस तरीके से रुके हुए हैं। अब जो है हम लिंग और विकास के बीच में संबंध पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। विकास तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें सभी लिंग की समान भागीदारी और लाभ सुनिश्चित ना हो। जो डेवलपमेंट है हम उसके अंदर यही पढ़ते हैं ना कि सबका समावेशी विकास हो, सबको पार्टिसिपेशन का राइट मिले। लेकिन जब ये सारी चीज़ें होगी नहीं, सभी लिंग, सभी धर्म, सभी जातियों को जो है सेम मौका नहीं मिलेगा, सेम लाभ नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा, वो विकास थोड़ी है। ट्रू डेवलपमेंट मस्ट इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड आउटकम्स फॉर ऑल जेंडर्स। महिलाओं को यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर और निर्णय प्रक्रिया में समान अधिकार दिया जाए तो समाज की उत्पन्नता और प्रगति दुगनी हो जाएगी। जितने भी वुमेन्स वगैरह हैं उनको एजुकेशन मिले, उनको क्या हुआ, उनको अच्छी खासी वो मिले, क्या कहते हैं, हेल्थ के ऑप्शंस, उनको जो है जॉब में इकोनॉमिक जॉब ग्रोथ मिले, सेम इक्वल सैलरी मिले और सम्मान मिले, तो क्या होगा कि जो हमारे समाज का जो स्तर है ना, एक तरीके से डेवलपमेंट, तो उसमें तो ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा ही होगा और दुगनी हो जाएगी प्रगति। वैसे भी कहा जाता है कि किसी भी पुरुष के सफलता के पीछे स्त्री का हाथ होता है। हालांकि ये सारी सिर्फ कहने वाली बातें होती है, देखा जाए तो आजकल स्त्रियों के पीछे भी पुरुषों का हाथ होता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, जब वो स्त्री कुछ अच्छे पद पे पहुंच जाती है तो फिर वो पति पे केस कर देती है या फिर कुछ भी रीज़न होता है तो वो उनको चीट करके चली जाती है। तो आजकल के ज़माने में तो वैसे भी ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती। तो जो महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, लिंग और विकास को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो बहुत सारे इनिशिएटिव मतलब कदम उठाती है, पहले करती है। लाइक पहला क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसमें क्या होता है कि जो लड़कियां हैं उनको जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मतलब बेटी बचाओ मतलब लड़कियों को जन्म लेने दे, मारे ना, लिंग अनुपात करवा के, और उनको जन्म के बाद उनको शिक्षा का मतलब पढ़ाई का भी मौका दिया जाए। ऐसे किए जाए अ फ्लैगशिप स्कीम टू एड्रेस डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रमोट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। ऐसे ही जो सेकंड कौन सा पहल किया गवर्नमेंट ने, वो क्या, जननी सुरक्षा योजना। इसमें क्या होता है कि जो गरीब या फिर जो गर्भवती महिलाएं होती है जो अच्छे से मतलब अपनी डिलीवरी करने के लिए इतनी कैपेबल नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है या फिर उन्हें खतरा रहता है, तो वह क्या करती है, वो फ्री और सुरक्षित प्रसव के लिए जो है गवर्नमेंट उन लोगों को हेल्प प्रोवाइड करती है। टू इंश्योर सेफ चाइल्ड बर्थ फॉर वुमेन बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो कि गरीबी रेखा से कम आते हैं। ऐसे ही जो है बहुत सारी महिला शक्ति केंद्र खोला है गवर्नमेंट ने और सहायक समूह खोले हैं, स्वयं सहायक समूह, जिससे जो है जो गांव के स्तर पे जो महिलाएं हैं उनका नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाता है, उनको एक तरीके से इनरोलमेंट किया जाता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है क्या करती है गवर्नमेंट, स्वयं सहायक समूह खोलती है। एम्पावरिंग वुमेन थ्रू कम्युनिटी सपोर्ट एंड लीडरशिप एट ग्रास रूट लेवल। साथ ही जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, महिलाओं के लिए आरक्षण की नीति लाती है और स्तर पर जो है नीति के में सुधार करती रहती है। पंचायत राज में जो है 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है और महिलाओं के लिए बहुत सारी समय समय पर जो है योजनाएं बनाई जाती हैं। पॉलिसी मेजर्स लाइक रिजर्वेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन टारगेटेड एट वुमेन। अब हम देखेंगे जो डेवलपमेंट है समाज में उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, व्यवसाय, राजनीति और सामाजिक आंदोलनों में आगे रहती है, आगे अपना इनरोलमेंट शो करती है। आज महिलाएं किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। आज महिलाएं पायलट है, आज महिलाएं ट्रेन चला सकती है, आज महिलाएं अंतरिक्ष में जाती है, क्या कुछ नहीं कर सकती महिलाएं, आज हर चीज़ में आगे है। आज महिलाएं बिजनेस वूमेन है, आज महिला कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है, अपना अग्रणी भूमिका निभा रही है। फ्रॉम एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप women are becoming agents of transformation। आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो महिला उद्यमिता है उनको विशेषता दी जाती है, मतलब जो वो होता है ना, महिला एक वो बढ़े, इकोनॉमिक आगे बढ़े, एक तरीके से अपना बिजनेस ग्रोथ कैसे करे पर्सनल लेवल पे, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट बहुत जो है महिलाओं को प्रायोरिटी में रखती है। कैसे नई नई योजनाएं चालू करती है, स्कीम्स लाइक यूपी इंडिया की है, PM उज्ज्वला योजना जो है ना, ये सारी जो है ना ऐसी योजना है जिसके थ्रू जो है महिला आगे आती हैं। सो कंक्लूजन में बताएंगे कि जो भारत में लिंग और विकास का मुद्दा है केवल समानता का नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और मानव विकास का भी रहा है। Gender and development is in India not merely a matter of equality but of justice, democracy and human progress। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 दोनों पार्ट। अब जो है
एक समावेशी समाज की जो नींव है तो तभी मजबूत हो सकती है जब समाज में जितने भी लिंग, चाहे वो महिलाएं है, चाहे वो LGBTQ है या फिर अदर हैं, उनको समान इक्वल अवसर मिले, इक्वल राइट्स मिले, सम्मान मिले और साथ ही साथ संसाधन भी मिले ताकि वो अपना विकास कर पाए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट डिमांड्स दैट जेंडर इक्वलिटी बी सेंट्रल फॉर ऑल पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये क्वेश्चन जो है ना 6 का ए और बी पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं एक काम करती हूँ नेक्स्ट पार्ट ले आती हूँ 27 क्वेश्चन के लिए। ओके, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।